हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। हम लोगों ने कुछ 4-5 कॉन्सेप्ट्स कल किए थे। हो सकता है थोड़ा बहुत क्लियर हो गया हो या थोड़ा बहुत डाउट भी हो, तो कोई इशू नहीं है। जो भी डाउट्स होंगे वो हम लोग ले लेंगे। और दूसरी चीज एक और है कि ये जो चीजें हम लोग अभी, ये जो कंसेप्ट्स हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, ये अभी आपकी जो नेक्स्ट जो क्लासेस लेंगे हम मॉड्यूल ए में कंटिन्यूएशन में, तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा, जो चीजें ये बार बार रिपीट होती रहेंगी, तो वो जो कॉन्सेप्ट है जो अभी थोड़ा सा वीक है, वो धीरे धीरे ओवर द टाइम क्या होगा, थोड़ा स्ट्रांग होते जाएगा। ठीक है। ऑडियो ठीक है? बिल्कुल सही है मैम जी। राकेश सर, एक बार आप अपना कनेक्शन चेक कर लीजिए, हो सकता है आपके एंड पे कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, चलिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने ड्यूअल एस्पेक्ट तक हम लोगों ने कर लिया था, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे से पहले एक बार हम पहले इसी को दोबारा से देखते हैं। एक क्विक रिकैप करेंगे, जिससे कि जो चीजें हैं वो आप लोगों को याद हो जाए। नंबर 1 जो कॉन्सेप्ट था वो था कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे वो किस पे करेंगे, एट कॉस्ट प्राइस करेंगे। ठीक है, उसका एमआरपी, उसकी फ्यूचर वैल्यू, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये वो सब उसको आप इग्नोर करेंगे। किस चीज को ऐड करेंगे, आप किस चीज पे रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है उसका जो भी सेलिंग प्राइस था, जो भी एमआरपी था वो, प्लस उसको करने में अगर आपको और भी एक्सपेंसेस पे करने पड़े तो वो भी उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है। और इन सब चीजों को मिला के कहने का मतलब ये है कि जो भी उसका सेलिंग प्राइस होगा वो प्लस एक्सपेंसेस उसको वहां से लाने में और उसको इंस्टॉलेशन में जो भी खर्चे होंगे वो भी उसकी कॉस्ट प्राइस में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या था? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था आई थिंक मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है जिसको आप मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, लाइक हमारे प्रोप्राइटर की हेल्थ बहुत अच्छी है, या हमारा जो ओनर और जो एम्प्लॉयज हैं उनका जो रिलेशंस हैं वो आपस में बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो वो चीज को आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सिर्फ उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करेंगे विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। थर्ड जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इस पे तो काफी डिस्कशन हो गया था। तो देखिए, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या था? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब कि यहाँ पर हमेशा, और हम बात सोल प्रोप्राइटरशिप की बात नहीं कर रहे हैं, पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर बात करें कंपनी की, कॉर्पोरेट लेवल की बात कर रहे हैं कि वहां पर क्या होता है, जो बिजनेस होता है और जो बिजनेस के ओनर्स होते हैं। अब जनरली जो बड़ी कंपनीज होती है उसमें ओनर्स को हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। अभी हम लोग जब कंपनी अकाउंट्स पढ़ेंगे वहां पे डिस्कस करेंगे ये सब चीजें कि ओनरशिप किस तरह से होती है। लेकिन अभी आपको इस कॉन्सेप्ट में क्या ध्यान रखना है कि बिजनेस और जो बिजनेस के ओनर, सिंगल पर्सन भी हो सकते हैं और बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, तो बिजनेस और जो उसके ओनर या ओनर्स जो है वो लोग अगर कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे बिजनेस के साथ, उसको क्या किया जाएगा, प्रॉपरली रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर वो कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो उसको कैपिटल बोलेंगे। ठीक है, और अगर वो कुछ विड्रॉ करते हैं तो उसको ड्रॉइंग्स बोलेंगे। ये 2 कीवर्ड्स का आपको ध्यान रखना है। और एक ये, इसको मैं इस समय डिस्कस नहीं करूंगी, नहीं तो टाइम बहुत ज्यादा चले जाएगा इसमें। तो ये चीज हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। प्रॉफिट क्या होता है, लायबिलिटी होती है, और जो लॉस है वो हमारा एसेट होता है। ठीक है, रीजन मैंने बताने की कोशिश की थी, हो सकता है अभी इतना क्लैरिटी नहीं आई हो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लासेस में जब ये टर्म्स रिपीट होंगी तो तब हम लोग इसको कर लेंगे। ठीक है, फोर्थ हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो था रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, कि आपको अपने रेवेन्यू को तब तक रेवेन्यू नहीं मानना है जब तक वो एटलीस्ट जो उसकी जो भी उसका जो फिजिकल जो डिलीवरी है वो आपने ना दे दी हो, या फिर आप लीगली लायबल ना हो गए हो उसकी पेमेंट रिसीव करने के।
करी नहीं, एक्चुअल में करी नहीं करी वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप लीगली लायबल हो गए हैं तो ही आप उसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, मतलब उसको अपना प्रॉफिट मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। ये नहीं कि आपका ऑर्डर रिसीव हुआ 10 लाख रुपए का और आपको पता है इसमें आपका 2 लाख का मार्जिन है, तो आप 2 लाख को एकदम से अपना प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। ठीक है, जब तक आप उस पेमेंट को रिसीव करने के लीगली लायबल नहीं हो जाते तब तक आप उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर उसके बाद जो हम लोगों ने कल लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो पढ़ा था ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। जो ड्यूअल एस्पेक्ट, जी सर बोलिए। मैम इसमें चीज एक चीज बताइए, इसमें जो रिकॉर्ड करने का आपने बताया, ठीक है, जी। तो जो पेमेंट कर रहा है और जो पेमेंट रिसीव कर रहा है दोनों अपने बुक्स में रिकॉर्ड तभी करेंगे जब वो लीगली लायबल होंगे दोनों? जी सर, जो देखिए बात यहाँ पर सर रिकॉर्डिंग की नहीं हो रही है। रिकॉर्डिंग तो जब आपको ऑर्डर रिसीव होगा और बाय चांस अगर आपको 1 लाख रुपीज एडवांस मिला होगा ना, तो सर रिकॉर्डिंग तो आप उसी उसी डेट के ऊपर कर देंगे, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कर देंगे। यहाँ पर बात हो रही है सर प्रॉफिट की, जो हमें उस पर्टिकुलर ऑर्डर पे जो हमारा मार्जिन है ना, उसको, उस प्रॉफिट को एज प्रॉफिट नहीं मानना है तब तक जब तक कि आप लीगली लायबल ना हो जाए उस पेमेंट को रिसीव करने में। ठीक है, तो बात यहाँ पर सिर्फ रिकॉर्डिंग की नहीं है सर कि रिकॉर्ड ही तब करेंगे, ऐसा नहीं है। रिकॉर्ड तो आप करेंगे जो भी आपके ट्रांजेक्शन चल रही होगी, सपोज एडवांस मिला आपको 1 लाख रुपए का, तो आप क्या करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे। जो भी अगर सपोज कैश या बैंक जिस मोड से भी आपको पेमेंट रिसीव हुई होगी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू जिससे भी आपको मिले, सपोज एबीसी लिमिटेड से आपको ये ऑर्डर मिला है, तो आप तुरंत ये एंट्री करेंगे 1 लाख रुपीज से। तो रिकॉर्डिंग तो होगी, प्रॉपर रिकॉर्डिंग होगी, लेकिन जो मार्जिन होगा उसको आप तब तक प्रॉफिट नहीं मानेंगे जब तक आप लीगली लायबल ना हो जाए उस पेमेंट को रिसीव करने में। ठीक है, तो प्लीज अच्छा हुआ सर ने क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये क्लैरिटी यहाँ पर आ गई है। बात रिकॉर्डिंग की नहीं हो रही है, बात सिर्फ प्रॉफिट की हो रही है। ठीक, चलिए फिर उसके बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट था ड्यूअल एस्पेक्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हर एक ट्रांजेक्शन के डबल इफेक्ट होता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। और इस चीज को आप बहुत अच्छे से आप जर्नल एंट्री से भी समझ सकते हैं कि जब भी आप कोई जर्नल एंट्री करते हैं तो एक अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है, तो दूसरा क्रेडिट होता है। ठीक है, अभी ये इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जो हमारा इससे नेक्स्ट जो चैप्टर है मेंटेनेंस ऑफ कैश एंड सब्सिडियरी बुक्स, तो वहां पे हम जर्नल एंट्री सीखेंगे। लेकिन अभी आप ये चीज समझ लीजिए कि ड्यूअल एस्पेक्ट का मतलब होता है कि हमारी जो ट्रांजेक्शन है उसका डबल इफेक्ट होगा, डेबिट और क्रेडिट दोनों में। ठीक है, मतलब एक अगर सपोज 10,000 डेबिट हुआ तो 10,000 से आपका क्रेडिट भी होगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई। फिर उसके बाद, और इसको बहुत डिटेल में हम लोग एक पूरा चैप्टर है वहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर मूव करते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट का कहना यह है कि जैसे जैसे चीजें हो रही हैं उसको उसी के सीक्वेंस में क्या कर दीजिए, रिकॉर्ड कर दीजिए। दैट मीन्स कि अगर सपोज कोई भी ट्रांजेक्शन 1 जनवरी को हुई है तो आप 1 जनवरी को ही उसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, दिस इज बेस्ड ऑन assumption of realizations. Accounting involves the recording of business transaction that have taken place. यहाँ पर सीधे सी जो एक मतलब है ना, एक वो टर्म इसमें नहीं है, मैं आपको वैसे बता देती हूँ, नहीं है। बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन दे टेक प्लेस, दैट इज डेट वाइज। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, इसीलिए इसको हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बोला जाता है। हमारे जो अकाउंट्स होते हैं कि जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन हुई तुरंत आप उसको क्या कर देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे, वो भी कैसे, डेट वाइज। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कॉन्सेप्ट कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट की वजह से हम लोग डेट वाइज अपनी जो ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करते हैं इन दी फॉर्म्स ऑफ जर्नल एंट्री। ठीक, ये इसमें कुछ ऐसे समझाने वाला नहीं है, सीधी सी बात है कि आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, दैट इज डेट वाइज। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका गोइंग कंसर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कॉन्सेप्ट तो है ही। मैम, जी सर बोलिए। हाँ मैम, अगर कोई एंट्री अगर छूट जाती है तो वो जी बैक डेट में डाल सकते हैं क्या उसको, जनरल सर, एंट्री में? क्या होता है कि अगर कोई एंट्री छूट जाती है तो अगर तब तक आपका फाइनल अकाउंट नहीं बना है तो आप सर बहुत इजीली बैक डेट में जाके चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका फाइनल अकाउंट बन के तैयार हो चुका है तो सर फिर वो जो चीजें वो फिर चली जाती है, वो रेक्टिफिकेशन के थ्रू, मतलब फिर वो एक तरह से दूसरे तरीके से फिर वो एडजस्ट की जाती है। फिर वो मतलब
ऐसे नहीं कि आप कोई एंट्री आपने स्किप कर दी तो आप अब वहां पर जाके नहीं लिख सकते, लेकिन अगर फाइनल अकाउंट नहीं बना तो कर सकते हैं ऐसा। ठीक है सर। तो एक टाइम होता है हमारे पास, जब तक फाइनल अकाउंट नहीं बने तब तक आपको अगर कोई गलती आपको पता चल सपोज कि भाई ये हम लिखना भूल गए या कुछ गलत हो गया, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं बैकडेट में जाके, लेकिन फाइनल अकाउंट बनने के बाद नहीं कर सकते आप। मतलब ऑब्वियसली रेक्टिफिकेशन तो होता है उसका, क्योंकि जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं और मैच नहीं होता तो हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, तो फिर हम लोग फिर उससे एक नया चैप्टर निकल कर आता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जिसे कहते हैं। तो फिर हम उसमें करेक्शन तो करते हैं, लेकिन फिर वो दूसरे तरीके से करते हैं, वो एडजस्टमेंट वाला वो होता है रेक्टिफिकेशन। ठीक है, लेकिन सिंपली ऐसे नहीं कि वो चीज भूल गए तो बस वहां पे लिख दो। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अब ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको कंसेप्ट तो कहते हैं, इसको साथ साथ कन्वेंशन भी कहते हैं। ठीक है, हमारी टोटल 4 कन्वेंशन है। ठीक है, अभी मैं बता दूंगी, उसमें से नंबर 1 ये है। देखिए ये क्या कहता है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का जो सीधा सा मतलब होता है वो ये होता है कि हम लोग जब भी अपना बिजनेस, हम लोग मतलब जो भी कंपनी या कंपनी के जो ओनर्स होते हैं, हम लोग क्या मानकर चलते हैं कि सपोज अगर आज की डेट पे मैंने कोई बिजनेस शुरू किया है तो मैं ये अज्यूम करके चलूंगी इट विल गो फॉर एवर। ठीक है, कोई भी पर्सन अगर कोई बिजनेस शुरू करता है तो वो ये सोच के नहीं शुरू करता कि 2 ही साल चलाएंगे। ठीक है, वो किस एजम्पशन के साथ अपना बिजनेस शुरू करते हैं, वो ये मानकर चलते हैं कि बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न मतलब चलते रहेगा, एंड द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब देखिए इसके जो एग्जांपल्स हैं, यहां से आप लोगों को क्लियर होगा। एप्लीकेशन, फिक्स एसेट्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट के ऊपर वैल्यू होती है, मार्केट प्राइस के ऊपर नहीं होती। इसका क्या मतलब है, अगर सपोज हमें पता हो कि सिर्फ 2 ही साल बिजनेस चलेगा, तो दो साल बाद जब बिजनेस बंद होएगा तो जो हमारी एसेट्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, उसको हम सेल करेंगे। सेल करेंगे तो मार्केट वैल्यू पे उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये कहता है कि इस वजह से, क्योंकि हम अपने बिजनेस को क्या मानते हैं, गोइंग कंसर्न मानते हैं कि वो एटलीस्ट नियर फ्यूचर में तो वो बंद नहीं होगी और चलते जाएगी। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर एक चीज आती है, बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जो स्टैब्लिश होते हैं और उसके कुछ समय बाद वो चल नहीं पाते, सर्वाइव नहीं करते, तो बंद भी हो जाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि अगर बिजनेस शुरू किया तो वो चलते रहेगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन द टोटल नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ द लाइफ ऑफ एसेट। देखिए ये जो चीज है इसको भी पूरा डेप्रिसिएशन का चैप्टर है, वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको जो चीज बताती हूँ, देखिए सपोज आपने एक मशीन परचेज की, ठीक है, वो उसका जो टाइम पीरियड है वो है 10 ईयर्स। टाइम पीरियड का मतलब कि वो 10 ईयर्स तक आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस देगी। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हो या इसको सेल कर सकते हैं, जो भी उस समय सिचुएशन होगी। तो अब हम क्या करते हैं, सपोज अगर हमें पता है ये जो मशीन है ये 10 सालों तक चलेगी, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए जो डेप्रिसिएशन है वो फिर 10 ईयर्स तक लेते हैं। ठीक है, सपोज अगर हमारे डेप्रिसिएशन टोटल हमारी जो मशीन की कॉस्ट है वो 10 लाख रुपीज है और टोटल वो मशीन 10 ईयर्स चलेगी, तो 10 डिवाइड बाय 10 करके हम ईयरली 1 लाख डेप्रिसिएशन ले लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे इसमें टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, वो इसके चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बट अभी आप एक सिर्फ ऊपर ऊपर से एक आइडिया लीजिए कि क्या करते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन में, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करके हम क्या करते हैं कि भाई 1 लाख रुपए का हमने क्या लगा दिया, डेप्रिसिएशन लगा दिया, और 10 सालों बाद क्या होगा, ये जैसे 10 साल पूरे होंगे तो हमारे पास 10 लाख रुपीज का क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट हो जाएगा, और फिर इससे हम उस मशीन को दोबारा परचेज कर सकते हैं। हो सकता है वो उतने रुपए में ना मिले तो थोड़ा बहुत तो हम बिजनेस के P&L से भी ले सकते हैं। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि क्या होता है, ये एक तरीका होता है जिसके थ्रू हम दोबारा से फंड्स को अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो इस पॉइंट से रिलेटेड जो बात है वो है ये 10 ईयर। मैंने कैसे मान लिया कि भाई ये जो मशीन है वो 10 साल इसकी लाइफ है और 10 साल तक मैं उसका डेप्रिसिएशन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इस एजम्पशन के ऊपर कि मेरा जो बिजनेस है वो चलता रहेगा, तभी तो मैंने मान लिया कि हाँ 10 सालों तक तो चलेगा ही। इसका मतलब यही तो हुआ। थर्ड, रिजर्व्स एंड प्रोविजंस आर क्रिएटेड फॉर एनी फ्यूचर लाइबिलिटी। सपोज अगर हमें पता होता है कि नियर फ्यूचर में कोई हमारा कोई एक्सपेंस आने वाला है, या हमें सपोज जैसे इनकम टैक्स प्रोविजन हम लोग बनाते हैं और बेड डेट्स प्रोविजन बनाते हैं, जो आप लोगों को तो बहुत अच्छे से पता होगा बेड डेट्स क्या होता है।
जब हमारे जो आप लोग लोन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो जो उधारी होती है जब वो नहीं मिलती तो उसको बैड डेट्स कहते हैं, बुरे देनदार। तो अगर सपोज इस तरह की चीजों के लिए हम क्या करते हैं, प्रोविजंस बनाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोविजन किस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, वो यही तो अज्यूम करके बनाते हैं कि भाई हमारा जो बिजनेस है वो लंबे समय तक चलेगा, और हम क्या कर लेते हैं, प्रोविजन बना लेते हैं, वो हमारा फ्यूचर में काम आएगा। फोर्थ पॉइंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर राइट ऑफ ओवर नंबर ऑफ ईयर्स। देखिए ये क्या होता है, ये भी एक, सपोज आपने कोई हैवी एक्सपेंडिचर किया, मतलब ये आपका ऐसे होता है, थोड़ा मिडिल एक्सपेंडिचर होता है, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। ठीक है, इसका भी चैप्टर है रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो वहां पर डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के कॉन्टेक्स्ट में आपको बता रही हूँ कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। एक हमारा खर्चा होता है जिसको नंबर ऑफ ईयर्स के लिए क्या करते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ, सपोज आपने व्हाइट वॉश कराया, वो आपका 5 लाख रुपीज का हुआ। ठीक है, अब ये आपकी कोई एसेट भी नहीं है, आप अपनी बैलेंस शीट में ये भी नहीं दिखा सकते कि 5 लाख रुपए की हमने पुताई खरीदी या ये व्हाइट वॉश कराई, तो उसको आप अपनी एसेट नहीं ट्रीट कर सकते ना। लेकिन इसको आप अपना नॉर्मल डे टू डे वाला खर्चा भी नहीं मान सकते, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि रोज रोज होती है व्हाइट वॉश। ठीक है, तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है कि उसको आप अपनी एसेट भी नहीं बना सकते, उसको आप अपना खर्चा भी नहीं बना सकते, तो इस तरह के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो जाते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, हम ये मानते हैं कि हमने व्हाइट वॉश आज कराई है, ज्यादा नहीं तो 4 to 5 ईयर्स तो ये चल ही जाएगी। ठीक है, बाकी देखिए डिपेंड करता है, लेकिन एक एग्जांपल मान के आप चल सकते हैं कि 4 to 5 ईयर्स तक ये जो हमने व्हाइट वॉश कराई है ये चल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ये जो 5 लाख रुपीज होंगे इसको नंबर ऑफ ईयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और थोड़ा थोड़ा हम P&L से चार्ज करते रहेंगे। क्योंकि अगर एकदम से आप एक ही साल में 5 लाख रुपए व्हाइट वॉश के नाम से चार्ज कर देंगे तो उसी साल का प्रॉफिट आपका क्या आ जाएगा, 0 आ सकता है, या फिर लॉस में भी आप जा सकते हो। तो ये सब चीजें फिर क्या होगा, बिजनेस की जो पोजीशन है या जो स्टेटस है वो बाहर गलत जाएगा कि अच्छा इस बिजनेस को तो प्रॉफिट ही नहीं हुआ। आपकी कंपनी के अगर शेयर्स होंगे मार्केट में इशू होंगे तो क्या होगा, उनका जो रेट है वो डाउन हो जाएगा कंपनी का प्रॉफिट देखते ही। तो कंपनी इन सब चीजों से बचने के लिए क्या करती है, एकदम से हैवी एक्सपेंसेस को P&L से चार्ज नहीं करती है, थोड़े थोड़े अमाउंट में करती है। ठीक है, तो वही चीज है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस तरह के जो एक्सपेंसेस है उसको भी नंबर ऑफ ईयर्स तक चार्ज करते हैं, एकदम से नहीं करते। ठीक, फिफ्थ पॉइंट, इट ऑल्सो हेल्प्स इन्वेस्टर्स एज दे कैन अज्यूम द लाइफ ऑफ द बिजनेस एंटिटी टू बी इनफाइनाइट। इन्वेस्टर्स को क्या मदद मिलती है इस पॉइंट से, वो ये सोच के चलते हैं भाई आज मैंने सपोज इस बिजनेस में पैसा लगा दिया तो इसकी जो लाइफ है वो क्या मान रहे हैं हम लोग, इनफाइनाइट है। ठीक है, और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि कोई बिजनेस कभी बंद नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है, सर्कमस्टांसेस अगर ऐसे बनते हैं कि बिजनेस को बंद करना पड़े तो बिल्कुल बंद करना पड़ता है, लेकिन हम ऐसा मानकर नहीं चलते। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है हमारा मैचिंग कंसेप्ट। अच्छा, मैचिंग कंसेप्ट से पहले हम ये वाला पढ़ते हैं जरा, इसको अभी मैं लूंगी मैचिंग वाले को, पहले ये वाला देखते हैं। देखिए अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या होता है, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, गोइंग कंसर्न पढ़ा। ठीक है, गोइंग कंसर्न का कहना क्या है कि जो बिजनेस है उसकी जो लाइफ है वो इनफाइनाइट है और वो पूरे एक लंबे समय तक चलती रहेगी। ठीक है, तो अब हमारे पास एक तो तरीका ये है कि जब कभी 20, 25 या 100 साल बाद कंपनी बंद होगी तब हम क्या करेंगे, तब एक बार सारी चीजों का असेसमेंट कर लेंगे कि भाई कितने एसेट हुए, क्या हमारी ट्रांजेक्शन हुई। ठीक है, तो वो करना तो पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए क्या करते हैं हम इस गोइंग कंसर्न को या फिर कंपनी की पूरी लाइफ को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे जब पीरियड्स में जब हम बांटते हैं तो उसको कहते हैं अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। कि जो बिजनेस की जो ये पूरा एक लॉन्ग पीरियड जो हम अज्यूम करके चलते हैं, तो हम क्या करते हैं उसको बीच बीच में क्या करते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग करके देख लेते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है। मतलब हमारे क्या एसेट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज हैं, और क्या हमें प्रॉफिट हो रहा है, और भी बहुत सारी चीजें हमें इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से पता चल जाती है। ठीक है, तो गोइंग कंसर्न का मतलब हमारा जो बिजनेस है वो इनफाइनाइट पीरियड तक चलते रहेगा, और फिर जब इस इनफाइनाइट पीरियड को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू नो द पोजीशन ऑफ कंपनी, तो उसको बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ठीक है, अकाउंट्स ऑफ ईच पीरियड्स आर रिकॉर्डेड
फिर हम लोग क्या करते हैं, देखिए जब हमारा बिजनेस बंद होता है उस समय पे भी हम ये चीजें करते हैं। सपोज अगर आपका बिजनेस 20, 25, 30 या 100 साल बाद भी बंद हो रहा है, तो उस समय आपको क्या करना पड़ेगा, उस समय भी आपको अपने बिजनेस के सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज आपको सब देखनी पड़ेगी। कैसे, एसेट्स को, सारी एसेट्स को बेच दोगे और जो भी लाइबिलिटीज होगी उनको पे कर दोगे। तो वो तो उस पॉइंट पे होगा ही होगा, लेकिन हमें पीरियोडिकली भी हमें एक इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे हमारे स्टेक होल्डर्स ऐसे होते हैं जो हमारे ऑपरेटिंग रिजल्ट्स में को जानने में इंटरेस्टेड रहते हैं, कि तभी वो क्या करेंगे, तभी वो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, वो पूरा एंड तक का वेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जनरली ये जो पीरियड होता है ये 1 ईयर का होता है, लेकिन कंपनी टू कंपनी डिपेंड भी करता है। ठीक है, जनरली 1 ईयर का होता है, और कहीं कहीं पर ना, जैसे बैंक्स के केस में उनको शायद हाफ ईयरली का है उन लोगों का ना, बैंक का उनको एक सितंबर में शायद इंटरनल उनको अपना जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो कंप्लीट करके देना होता है, और फिर फाइनल मार्च में जब बनता है तो तब तो देना ही होता है, लेकिन उनको एक बार मिड में भी देना होता है बैंकिंग कंपनीज को। ठीक 6 है, मैं मंथ श्योर नहीं हूँ। क्लोजिंग, 6 मंथ जी सर, क्लोजिंग, 6 मंथ 6 क्लोजिंग। मंथ, हाँ वही चीज है। फिर भी देखिए बहुत ज्यादा मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे मतलब जितना याद आ रहा है कि बैंक में 2 बार ही होता है। ठीक है, तो ये जो पीरियड कॉन्सेप्ट है ये सबका क्या अलग अलग है, कि भाई जनरली 1 ईयर का होता है, लेकिन मंथली भी हो सकता है और आपका हाफ ईयरली भी हो सकता है। बैंक के केसेस में हाफ ईयरली होता है। ठीक है, और उसमें डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइंस हैं, और कोई भी कंपनी वो अपनी चॉइस से भी अपना जो अपना ये जो अकाउंटिंग पीरियड है उसको शॉर्ट कर सकती है, मंथली भी बना सकती है, एनुअली भी बना सकती है, उनकी अपनी चॉइस है। ठीक है, और कहीं कहीं पर गवर्नमेंट भी इंटरवीन करती है, जैसे बैंक के केसेस में गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि आपको 2 बार ही बनाना है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग आते हैं मैचिंग वाले पे। देखिए मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब है कि हमें क्या करना है, मैच द इनकम ऑफ अ सर्टेन पीरियड विद एक्सपेंसेस ऑफ दैट पीरियड ओनली। ठीक है, यहां पर इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे जैसे देखिए इसके एग्जांपल्स लेते हैं हम, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंस हो गए हमारे कुछ, और कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गए। फॉर एग्जाम्पल मुझे रेंट पे करना था 12 मंथ्स का। ठीक है, लेकिन मैंने अभी जो रेंट पे किया एक्चुअल में वो सिर्फ 11 मंथ का किया है। ठीक है, मेरे पास से जो पेमेंट गई है वो 11 मंथ की गई है, लेकिन मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि जब आप इस साल का पीएनएल बनाएंगे, इसको मैं थोड़ा बना के बताती हूँ आपको। देखिए सपोज ये आपका पीएनएल अकाउंट है। ठीक है, मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हम। आपका जो रेंट है वो 2000 पर मंथ था, तो पूरे साल का कितना होगा, 24,000। लेकिन आपने जो रेंट पे किया इस एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, वो आपने 22,000 किया, मतलब 11 मंथ का किया। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि जिस साल के खर्चे हैं ना उसको आप उसी साल के अंदर चार्ज करो, उसको कैरी फॉरवर्ड मत करो। तो इसके लिए फिर हमें क्या तरीका निकालना पड़ता है, 24,000 पूरा रेंट देना था, लेकिन कितना दिया, 22,000। दैट मीन्स कि 2,000 का क्या है हमारा आउटस्टैंडिंग हो गया। ठीक है, तो पीएनएल में जो आप रेंट दिखाएंगे वो 24,000 ही दिखाएंगे। अब इसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, कैश तो आपने 22,000 ही पे किया है, अगर आप यहाँ पे अपनी मर्जी से 2,000 दिखा देंगे तो वहां पर कैश का हिसाब किताब बिगड़ जाएगा। तो इसके लिए क्या तरीका निकाला हुआ है, यहाँ पर हमने रेंट दिखाया 22,000 विच इज एक्चुअली पेड, प्लस आउटस्टैंडिंग 2,000, कि भाई आपका भी पेंडिंग है कितना, 2,000। तो पीएनएल मैच हो गया ना, 24,000 का खर्चा था, 24,000 ही आपने दिखा दिया। लेकिन ये जो 2,000 यहाँ पर आया है निकल के, आप इसका क्या करेंगे, इसको आप बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से, कि भैया ये आपका आपके ऊपर कर्जा चढ़ गया। ठीक है, क्या आप लोगों को ये वाला जो एग्जाम्पल है ये समझ में आया। मैम उसको आउटस्टैंडिंग रेंट भी तो लिख सकते हैं। मैम जी फिर सर से बिल्कुल, बताइएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट ही लिखेंगे।
मैम फिर से बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि जिस साल के खर्चे हैं उनको उसी साल के अंदर आपको चार्ज करना है। एक बात, अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक पर्टिकुलर ईयर का P&L अकाउंट बना रहे हैं और आपके पास जो आपका एनुअल रेंट है वो 24,000 है, बट किसी रीजन से आपने जो रेंट पे किया है वो 22,000 पे किया है, ठीक है, लेकिन पे कितना करना है 24,000, एक्चुअली 22 दिया है, तो कितना आपका पेंडिंग है 2,000। अब ये दिया तो है नहीं, अभी पेबल है ना, ये अभी दिया नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया, इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट। एनी एक्सपेंस विच इज अनपेड, उसको हम क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग। मतलब आपको वो खर्चा देना था लेकिन आपने दिया नहीं, तो वो आपका क्या बन जाता है, आउटस्टैंडिंग। तो आपका आउटस्टैंडिंग रेंट कितना होगा, 2,000 हो गया। अब जो आप P&L में फाइनल फिगर जो दिखाएंगे वो 24 ही दिखाएंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग इस चीज को? 22,000 मैंने एक्चुअल में दे दिया, टोटल 24 पे करना था, 22 कर दिया। ये जो 2,000 रिमेनिंग है, उसको मैं क्या करूंगी, यहाँ पर ऐड करके दिखाऊंगी कि भाई 2,000 जो वो और देना है मुझे, वो आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो अब आप देखिए 24,000 रेंट था, टोटल 24 यहाँ पर आ गया, तो P&L आपका क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। इसको बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पर लेकिन ये जो 2,000 रुपए निकल कर आ जाता है, आपने दिया तो है नहीं, तो इसका क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, अपनी लायबिलिटीज में दिखा देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से 2,000 की। भाई अब ये क्या हो गया, ये आपका कर्जा हो गया जो कि आपको देना है। अच्छा, लाइबिलिटी में दिखा देंगे उसको ना। जी सर बिल्कुल, ठीक है। लेकिन P&L में कितना दिखाया, 24 का 24 ही दिखाया। तो ये जो चीज है इसको बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जिस साल के खर्चे या इनकम है उनको उसी पीरियड के अंदर आपको चार्ज करना है। अब जुगाड़ आप चाहे कुछ भी लगाएं, ठीक है। तो वो हम लोगों ने देख लिया इसमें। इसके अभी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। मैडम, तो ये कोई भी एंटिटी ये सभी को फॉलो करके करती है क्या? सभी जो पॉइंट है सभी जी उनके पैरामीटर में आता है, या जी, कि समय समय पे वो पैरामीटर चेंज होता रहता है? देखिए सर क्या होता है, ये जो भी हम अभी पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स कह लीजिए, कन्वेंशंस कह लीजिए। तो जनरली सर जो कंपनीज होती है वो इन गाइडलाइंस को फॉलो करती हैं, ठीक है। लेकिन ये जो गाइडलाइंस है ये कंपनी को लीगली बाइंड नहीं करते, मतलब ऐसा नहीं कि आपको यही करना है, ठीक है सर। पर बात कहां पर आ जाती है, ये वाले तो फॉलो करने कंपलसरी नहीं, लेकिन जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो हम लोगों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े थे, वो आपको फॉलो करना कंपलसरी है। हम लोगों ने पढ़ा था ना 29 जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो मैंडेटरी है, तो इनको आपको फॉलो करना कंपलसरी है। तो इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के लिए आपको, आप कह लीजिए इनबिल्ट इनके अंदर ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर इंक्लूड होते हैं ये वाले आपके कॉन्सेप्ट्स, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो आपको फॉलो करना ही पड़ता है। और दूसरी बात, जो भी रजिस्टर्ड कंपनीज है ना, तो उनको क्या करना पड़ता है, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए और अपना जो अकाउंटिंग है उसको कंपेरेबल दिखाने के लिए दूसरी कंपनी से, उनको ये सब को फॉलो करना ही पड़ता है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बता दिया ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कंपनी इनके लिए लीगली बाइंड नहीं है कि उसको फॉलो करना ही करना है, ठीक है। बट ये क्या है, ये जनरल प्रैक्टिसेस हैं अकाउंटेंसी की, कि अगर वो इनको नहीं करेंगे ना तो उनका ही हिसाब किताब बिगड़ जाएगा, उनका ही फिर जो बैलेंस शीट बनेगी वो बहुत वियर्ड बनेगी बाकी के कंपैरिजन में। तो उनकी कंपनी का और दूसरी कंपनी का कंपैरिजन ही बड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। तो इसलिए ज्यादातर कंपनीज 99% ये सब रूल्स को फॉलो करते हैं, बट अगेन लीगली बाइंडिंग नहीं है, ठीक है सर। अच्छा, अभी हम लोगों ने क्या करा था, मैचिंग कंसेप्ट पढ़ लिया। अब हम लोग आते हैं मेन कन्वेंशंस के ऊपर, ठीक है। कन्वेंशंस जो है वो इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, अकाउंटिंग ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ये जो है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है, कौन से वाला, ICAI वाला, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अंदर बोला गया है कि आपको क्या करना है,
फुल डिस्क्लोजर करना है। तो ये एक आपका कन्वेंशन भी है और ये आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 भी है। ठीक है, जब हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो तब हम वहां पे पढ़ेंगे AS1 जो सबसे पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो किस चीज से रिलेटेड है, फुल डिस्क्लोजर से रिलेटेड है। तो ये एक कन्वेंशन भी हो गया, कन्वेंशन मतलब धारणा, ठीक है, जो मतलब एक जनरल प्रैक्टिसेस हम लोग फॉलो करते हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो उसका एक कन्वेंशन है अकाउंटिंग ऑफ फुल डिस्क्लोजर, और ये देखिए ये आपका एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है और ये आपका एक एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है। और आई थिंक 101 है, मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन ये जो फुल डिस्क्लोजर वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो हमारे जो इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उनमें भी है और जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स है उसमें भी है ये, ठीक है। तो इसका मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो कितनी ज्यादा है। अब हम लोग पढ़ते हैं इसमें क्या होता है। अकाउंटिंग ऑफ फुल डिस्क्लोजर का मतलब कि आपको जो एंट्रीज हैं वो इस तरह से करनी है कि वो ऑनेस्टली सारी इंफॉर्मेशन जो भी आपके रिलेटेड है विद द बिजनेस एक्टिविटीज, सारी इंफॉर्मेशन आपको शो करनी है। और रिकॉर्ड शुड नॉट कंसील एनीथिंग, कोई भी चीज आपको छुपानी नहीं है, ठीक है। हर चीज आपको ऑनेस्टली के साथ रिकॉर्ड करनी है और कोई भी चीज या कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको छुपानी भी नहीं है फ्रॉम दी आउटसाइडर्स। आउटसाइडर्स कौन हो गए, हम लोग हो गए, गवर्नमेंट हो गई, इन्वेस्टर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, वो सब। और किसी भी तरह के आपको सीक्रेट रिजर्व्स भी नहीं बनाने हैं कि कंपनी ने दिखा दिया कि भाई इतना हमें प्रॉफिट हुआ और इस प्रॉफिट में से क्या किया, बिना किसी पर्पस के एक कुछ रिजर्व करके बना लिया, उसका कोई पर्पस नहीं बताया कि भाई किस चीज के लिए बना रहे, और बाद में इस रिजर्व को सीक्रेटली उन्होंने क्या किया, विड्रॉ कर लिया। इस तरह का काम आप लोगों को नहीं करना एज पर दिस कन्वेंशन। और अब ये कन्वेंशन इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है, क्यों, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में भी है और इंड AS के अंदर भी है, ठीक है। तो ये जो कन्वेंशन है ये क्या कहता है, आपको क्या करना है, अकाउंट्स मस्ट बी ऑनेस्टली prepared and all material information must be disclosed therein। अब यहाँ पर एक बात आ जाती है मटेरियल इंफॉर्मेशन। मटेरियल का मतलब ऐसी चीजें जो कि आपके बिजनेस के ऊपर कुछ फर्क डालेगी या इन्वेस्टर के डिसीजन पे कुछ असर डालेगी, वो सब आपको इंफॉर्मेशन को छुपाना नहीं है। कोई छोटी मोटी कोई ऐसी चीज है तो वो आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन जो भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है जो कि रिलेटेड विद द बिजनेस है और वो उसको इम्पैक्ट करती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उसको आपको शो करना है, ठीक है। अब देखिए जो हमारा इंडियन कंपनीज एक्ट है 2013, उसने बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस बनाए हैं जिसके कारण आपको क्या करना पड़ेगा, सारी एसेंशियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा, ठीक है। और लॉ ने क्या किया है, जो कंटेंट्स हैं बैलेंस शीट और P&L के, अब तो वो भी डिसाइड कर दिए। पहले क्या होता था ना, पहले बैलेंस शीट हम लोग अपनी मर्जी से बना लेते थे ऐसे वाली, लेकिन अब क्या कर दिया, कंपनीज एक्ट ने नए बैलेंस शीट और P&L का फॉर्मेट दिया है, तो उसमें आप कुछ छुपा ही नहीं सकते, आपको सब चीजें डिस्क्लोज करनी है, ठीक है। और अच्छा इसमें देखिए एक चीज और होती है कि सपोज अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि उस कंटेंट के अंदर नहीं आ रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई केस आपका चल रहा है, अभी केस कोई ऑनगोइंग है, सपोज आपका कोई ऑनगोइंग केस चल रहा है, ठीक है। तो वहां पर अब आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको कहाँ डालूं, इसको मैं लायबिलिटी में डालूं। अब वो केस हम जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी आपकी इस तरह की कोई ऐसी आइटम होती है जिसका कोई पर्टिकुलर पॉइंट या पर्टिकुलर कोई हेड नहीं होता, तो उसको आप क्या करते हैं, उसको आप डालते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी, या फिर अगर वो केस के बारे में हम लोग ये मानकर चलते हैं कि वो केस अगर हम हार गए तो हमें लॉस कितना होगा, जीत गए तो कोई बात नहीं, उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं बनाते, लेकिन लॉस के लिए प्रोविजन बना के रखते हैं। तो उसको हमें कहाँ दिखाना पड़ेगा, कंटिंजेंट लायबिलिटी के अंदर दिखाना पड़ेगा कि भाई हमारी कंपनी में ये 1-2 ऑनगोइंग केस चल रहे हैं और अगर हम ये केस हार गए तो हमें इतना लॉस होगा और इस लॉस के लिए हमने प्रोविजन बनाया हुआ है। क्योंकि एज एन इन्वेस्टर अगर आप देखें, भाई अगर आपको पता चलता है कि कंपनी पे कोई केस चल रहा है तो आपके दिमाग में क्या आएगा, अगर केस हार गए तो लॉस होगा, लॉस होगा तो भाई मेरे शेयर पे भी असर पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको इस शेयर को बेच देता हूँ, ठीक है। लेकिन फिर दूसरी तरफ जब आप बेचने जाएंगे तो कंपनी वाले आपको कहेंगे सर देखिए बेचिए मत, क्योंकि आप चिंता मत कीजिए,
हमने इस लॉस के लिए क्या किया हुआ है, पहले से प्रोविजन बनाया हुआ सर। हमारे बिजनेस की एक्चुअल जो इस समय पोजीशन है उस पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, हल्का फुल्का पड़ सकता है सर, पर कोई मेजर इम्पैक्ट इसका नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए हमने अरेंजमेंट पहले ही किया हुआ है सर। तो डोंट वरी और आप पैनिक मत होइए। तो ये सब चीजों के लिए हम क्या करते हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटी करके हम लोग दिखाते हैं कि ये हमारा केस चल रहा है और अगर हारे तो इतना लॉस होगा और लॉस के लिए ये रहा प्रोविजन। ठीक है। दूसरी चीज, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर सपोज हमने कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह की हुई होती है मार्केट में, तो उसका आपको क्या करना पड़ता है, उसकी जो मार्केट वैल्यू है उसको आपको डिस्क्लोज करना होता है इन दी फुटनोट्स, जहां पर बैलेंस शीट आपकी खत्म होती है ना। देखिए यहाँ पे लिखा भी है। मैम जी सर बोलिए। मैम था कंटिजेंट लायबिलिटी एक बार समझा दीजिए ना फिर से। जी सर बिल्कुल, मैं बता देती हूँ। देखिए इस वाली लाइन की बात बताती हूँ। द प्रैक्टिस ऑफ अपेंडिंग नोट्स रिलेटिंग टू द वेरियस फैक्ट्स और आइटम दैट डू नॉट फाइंड प्लेस इन द अकाउंटिंग स्टेटमेंट, कि जिन आइटम्स को या जिन फैक्ट्स या आइटम्स को कोई प्रॉपर प्लेस नहीं मिलता हमारे अकाउंटिंग स्टेटमेंट में। अकाउंटिंग स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट और पीएनएल में अगर आपको नहीं लग रहा है कि ये चीज कहीं फिट हो पाएगी, तो उसको आप कहाँ लिखते हैं, उनको आप फुटनोट्स में नीचे नोट्स करके आप लिखते हैं कि भाई ये हमारा ऑनगोइंग केस चल रहा है और ये केस अगर हम जीते तो मतलब जीतने का तो खैर उसमें नहीं मेंशन करते, उसमें हम यही मेंशन करते हैं कि अगर लॉस हुआ तो इतने का लॉस होगा और उसके लिए हमने इतना प्रोविजन बनाया हुआ है। ठीक है सर। तो इससे क्या होता है, जो इन्वेस्टर होता है उसको एक श्योरिटी हो जाती है कि ठीक है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी बिजनेस में, क्योंकि इन लोगों ने पहले से अरेंजमेंट किया हुआ है। तो फाइनल जो पीएनएल होगा या जो मेन प्रॉफिट होगा उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा इस चीज का। अगर केस हार गए तो, जीत गए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट अगर हार गए तो भी कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरह की चीजों को हम लोग फुटनोट्स में कंटिंजेंट लायबिलिटी के नाम से दिखा सकते हैं। देखिए सॉरी, दिखा सकते हैं नहीं, दिखाना है हमें। अच्छा, ये जो कंटिंजेंट का मतलब होता है एनीथिंग विच मे और मे नॉट बी हैपन। मैम ये बैंक के केस में जो प्रोविजनिंग होता है लोन का, वो भी कंटीजेंट लायबिलिटी में या? जी सर बिल्कुल, कंटीजेंट लायबिलिटी जहाँ पे अगर आपको ऐसे लगता है कि सपोज रिकवरी, फिर उसमें ना सब परसेंटेज होता है ना कि हमारा कितना एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ बेड डेट्स है, कि कितना हमें लग रहा है कि हम मतलब पास्ट रिकॉर्ड को देखते हुए कितना परसेंटेज हमें लॉस हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली फिर हम उसके लिए प्रोविजन बनाते हैं और कंटीजेंट लायबिलिटी में उसको शो करते हैं। मतलब कोई भी ऐसी चीज, देखिए कंटीजेंट का मतलब मे और मे नॉट हैपन, जहां पर पॉसिबिलिटी है, और लायबिलिटी मतलब आपका कर्जा। ठीक है, कि अगर बाय चांस ये इवेंट हो गया तो आपको इतना नुकसान होगा, तो उसके लिए आपकी क्या तैयारी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तैयारी का मतलब हम प्रोविजन बना के रखते हैं कि बाय चांस अगर हमें ये लॉस हो गया या इस पर्टिकुलर पर्सन ने हमारा लोन नहीं दिया, तो उस केस में फिर हम भरपाई कहां से करेंगे, यहां से भरपाई कर लेंगे। ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो हमें शो करना होता है वो होता है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, की जो भी आपने इन्वेस्टमेंट्स की हुई है तो उनकी जो मार्केट वैल्यू है, कि जो भी उनकी मेच्योरिटी वैल्यू है, जो मार्केट वैल्यू जो होगी वो हम लोगों को फुटनोट्स में शो करनी होती है। ठीक है। उससे क्या होता है, उससे भी इन्वेस्टर्स को एक आइडिया मिलता है कि ठीक है अगर बाय चांस ये बिजनेस डूबने लगा या लॉस हुआ तो ये इस इन्वेस्टमेंट को इस पर्टिकुलर रेट पे बेच के उस चीज की रिकवरी कर लेंगे। बाय चांस किसी चीज के लिए प्रोविजन नहीं है तो इस चीज को भी यूज किया जा सकता है। तो इस तरह की जो चीजें हैं उनको हमें फुटनोट्स में दिखाना होता है। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, अकाउंटिंग ऑफ फुल डिस्क्लोजर, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैडम अब जी सर बोलिए। जी मैम, थोड़ी देर पहले भी आपने बताया था एक शायद डेफर्ड करके बताया था शायद कुछ आपने। जी सर, डेफर्ड करके बताया था। तो भी कुछ ऐसे था ना, मतलब कि मतलब ये ना क्रेडिट में ना सॉरी अपना ना प्रॉफिट ना लॉस में उसे डिस्क्लोज कर सकते हो उस चीज को, तो उसको डेफर्ड में थोड़ा डिफरेंस बता देंगे प्लीज, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा एक्चुअली। सर कंटिंजेंट और डेफर्ड में? जी मैडम। सर कंटिंजेंट का तो मतलब हो गया एक पॉसिबिलिटी कि हम लोग को लॉस हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। डेफर्ड वर्ड जो मैंने यूज किया था सर, वो किया था मैंने इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सपेंस। आपने कोई खर्चा किया है ना, तो वो रेवेन्यू नेचर का बन रहा है ना वो कैपिटल नेचर का बन रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, रेवेन्यू नेचर का जो खर्चे होते हैं सर उसको डायरेक्टली पीएनएल में डेबिट कर देते हैं, चार्ज कर देते हैं। जो कैपिटल नेचर के खर्चे होते हैं उसको हम बैलेंस शीट में लेकर जाते हैं सर फुल।
लेकिन जो डेफर्ड वाले हैं ये हो जाते हैं बीच के, तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, दोनों के हमें कुछ कुछ पॉइंट्स लेने पड़ते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो भी वो एक्सपेंस होता है उसको वन टाइम में चार्ज ना करके हम जितने ईयर तक उसका प्रॉफिट होता है उतने ईयर्स में हम उसको चार्ज कर लेते हैं। तो ये कंटिंजेंट नहीं सर, ये पॉसिबिलिटी नहीं, ये तो 100% है कि भाई आपने कोई डेफर्ड रेवेन्यू नेचर का अगर आपने कोई एक्सपेंस करा है तो फिर उसको आपको चार्ज करना ही है। बस ये कि नंबर ऑफ ईयर्स में चार्ज करना है, वन टाइम नहीं करना है। ठीक है सर, तो ये बिल्कुल अलग चीज होती है, कंटिंजेंट अलग चीज होती है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो हमारा कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी। अब देखिए ये क्या होता है, कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी जो है, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि कन्वेंशन ऑफ या मटीरियलिटी वर्ड जो है वो हर कंपनी के लिए, मतलब अलग अलग कंपनी के लिए अलग अलग होगा। जैसे कि देखिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ऑल मटीरियल इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिकॉर्डेड। ठीक है, ये तो अब ये जो मटीरियल है, व्हाट इज मटीरियल, मटीरियल मतलब इंपॉर्टेंस। तो क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कि किस आइटम की बात हो रही है और किस नेचर ऑफ बिजनेस की बात हो रही है। ठीक है, जैसे कि सपोज पैसा इज नॉट रिकॉर्डेड इन सिग्निफिकेंट आइटम सेपरेटली, या इस एग्जाम्पल को छोड़िए, मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि बैंक का एग्जाम्पल, देखिए जैसे कि सपोज अब बैंक के जो मेजर जो अकाउंट्स होते हैं वो आपके होते हैं सेविंग अकाउंट, दूसरा आपका करंट अकाउंट, और सपोज एक आपका हो गया आरडी हो गया और एक एफडी हो गया। तो आपके पास जो भी डिपॉजिट्स आएंगे सेविंग में, करंट में, आरडी में, एफडी में, जो भी आएंगे, तो आपको क्या करना है, आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने बिना सेग्रीगेशन किए और टोटल डिपॉजिट दिखा दिया। आपको क्या करना पड़ेगा, सेविंग अकाउंट के डिपॉजिट्स अलग दिखाने पड़ेंगे, करंट के अलग, आरडी के अलग, एफडी के अलग, और ये चीज होती भी बैंक के अंदर। तो ये जो डिफरेंट अकाउंट्स हैं, मतलब हर एक अमाउंट को इन अलग अलग कैटेगरी में रखना बैंक के लिए क्या है, मटीरियलिटी है। मटीरियलिटी का मतलब उसके लिए ये चीज जरूरी है कि ये इनका क्या रखे, सेग्रीगेशन रखे। लेकिन अगर हम किसी और कंपनी की बात, एक बैंकिंग कंपनी को छोड़ दें, अगर हम किसी और कंपनी की बात करें तो वहां पर जरूरी नहीं है कि जो भी आपके पास अमाउंट रिसीव हुई है उसका आप कोई सेग्रीगेशन करें, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, सब पे अलग अलग रूल्स लगते हैं, अलग अलग इंटरेस्ट रेट होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो सेग्रीगेशन है वो कंपलसरी है। लेकिन अदर बिजनेस जो है उनके केस में ऐसा नहीं होता। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी, कि जहां पर जिस चीज की जरूरत है वहां पर आप ऐसा कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कहीं पर कि ये ऐसा सेग्रीगेशन करना जरूरी नहीं है तो आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा। तो मटीरियलिटी का मतलब कि कुछ रूल्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक कुछ कंपनीज के ऊपर लगते हैं, सबके ऊपर नहीं लगते हैं। ठीक है, तो जिनके ऊपर एप्लीकेबल है वहां पे लगाना है, जिनके ऊपर नहीं है वहां नहीं लगाना है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर एक ही बोला भी इंड एस 1 जो है, ये ना इंड एस 1 जो ये फुल डिस्क्लोजर वाला जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए जो फुल डिस्क्लोजर है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अंदर भी है और इंड एस 1 में भी है। ठीक है, अच्छा ये क्या करता है, इंड एस 1 हमें कहता है अलाउज दैट एन एंटिटी नीड नॉट प्रेजेंट सेपरेटली आइटम्स ऑफ डिसिमिलर नेचर और फंक्शन इफ दे आर इमटेरियल। आप थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, देखिए यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि कोई भी जो एंटिटी है उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो अपने आइटम, अलग अलग नेचर के आइटम्स को अलग अलग ही दिखाए, ऐसा कंपलसरी नहीं है। ये क्या है, इमटेरियल है, लेकिन जहां जरूरी है वहां दिखाना पड़ेगा, एज इन केस ऑफ बैंक। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। और बहुत ज्यादा मतलब कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी के बारे में सिर्फ आपको इतना ही पता होना जरूरी है कि जो मटीरियल इंफॉर्मेशन है, अब ये मटीरियलिटी डिपेंड करेगा कंपनी टू कंपनी। ठीक है, तो किसी कंपनी के लिए वो चीज मटीरियल हो सकती है, इंपॉर्टेंट हो सकती है, किसी के लिए नहीं भी हो सकती। IND-S1 इंडिया, इसका मतलब इंडिया है क्या? जी सर, ये IND मतलब इंड एस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड,
और वो जो सिंपल जहां पर हम पढ़ते हैं AS, वो हमारे ICAI। देखिए है तो दोनों इंडिया की, लेकिन ये जो है ना सर, ये ग्लोबल स्टैंडर्ड के जिनको हमने अडॉप्ट किया है और अभी हम इसके प्रोसेस में हैं। और ये जो है सिंपल वाले AS, इनको इंडिया में ही फॉर्मुलेट किया हुआ है, मतलब ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ही है और इंडिया में ही इनको बनाया गया है, इंडिया में ये फॉलो होते हैं। लेकिन जो इंड AS है, इनको आप एक तरह से समझ सकते हैं ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं जिनको इंडिया ने अडॉप्ट किया है। ठीक है, अब हम लोग करते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। ये देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा कन्वेंशन है। इसमें क्या होता है, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, जैसे हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता मतलब जहां पर थोड़ा जैसे हम लोग अगर अपनी सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वहां पर क्या होता है, सपोज आजकल तो खैर ये चीजें बहुत कम हो गई हैं, बट थोड़ा सा अगर अर्लियर फेज में देखें तो लड़कियों की शादी के लिए बचपन से ही सेविंग शुरू हो जाती हैं, और लड़कों के लिए कोई सोचता भी नहीं है कि वहां से तो आएगा। वही वाली बात हो गई ना। तो क्या करते हैं कि गर्ल्स की शादियों के लिए क्या करते हैं, रिजर्व्स बनाते हैं या प्रोविजन बनाते हैं, रिजर्व वर्ड गलत होगा, प्रोविजन बनाते हैं कि फ्यूचर में होने वाले नुकसान के लिए क्या करना है, प्रोविजन बनाना है। ठीक है, प्लीज कोई भी अदरवाइज मत लीजिएगा इस एग्जाम्पल को। तो गर्ल्स के लिए क्या करते हैं, उनकी शादी के लिए प्रोविजन बनाते हैं। ठीक है, लेकिन क्या कोई बॉयज की शादी के लिए कोई किसी भी पेरेंट को पैसे सेविंग्स करते देखा है? आज के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा पहले, क्योंकि ये बात हो रही है रूढ़िवादी सोच या कंसेप्ट की, कंजर्वेटिज्म जो था। ठीक है, तो सेम ऐसे ही जो बिजनेस है ना, वैसे तो हमारे जो बिजनेस है ये मॉडर्न टाइम का रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं, लेकिन एक कन्वेंशन ऐसी है जो ये पुराने जमाने की फॉलो करते हैं। वो क्या है, वो कॉन्सेप्ट या वो जो पॉइंट है वो ये है कि हमें क्या करना है, बिजनेस क्या करते हैं कि फ्यूचर में जो भी लॉस होगा उसके लिए क्या करेंगे, प्रोविजन बनाएंगे, और क्या करेंगे, रिजर्व्स बनाएंगे। ठीक है, लेकिन फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, इग्नोर। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया? कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म ये कहता है ऑल पॉसिबल लॉसेस मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। फ्यूचर में होने वाले सारे लॉसेस को ध्यान में रखिए और उनके लिए प्रोविजन या कुछ ना कुछ आप कह लीजिए कुछ ना कुछ आप उसके लिए रिजर्व्स बनाइए, प्रोविजंस बनाइए। वाइल ऑल एंटिसिपेटेड प्रॉफिट शुड बी इग्नोर्ड। और फ्यूचर में होने वाले जो प्रॉफिट्स है उसको क्या कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। इसको प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना। जी सर बोलिए। मैम जी मैम, जैसे कि हमारी बैंक स्टैंडर्ड लोन जो देती है उसमें भी प्रोविजन करती है। जी सर, तो का कन्वेंशन आपका कंजर्वेटिव में आ सकता है क्या? सर एक बार प्लीज दोबारा बताइए। आप बोलिए सर। मैम कि हमारी बैंक जो लोन देती है ना, जी है उस स्टैंडर्ड एसेट्स पे भी प्रोविजन कर, स्टैंडर्ड तो एसेट्स क्या पे वो प्रोविजन। इसमें कंजर्व? हाँ सर बिल्कुल, हाँ, जहां पर भी ये कॉन्सेप्ट फॉलो होगा कि जो भी आपके एक्सपेक्टेड लॉस हैं, जो आपके मतलब जहां पर भी पॉसिबिलिटी है लॉस होने की, उसके लिए अगर आप कोई भी प्रोविजन प्रिपेयर कर रहे हैं या कुछ ना कुछ आप कह लीजिए अरेंजमेंट कर रहे हैं, चाहे किसी भी फॉर्म में कर रहे हैं, किसी भी परसेंटेज पे कर रहे हैं, तो वहां पर आपका कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म ही लगता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि दोनों बातें एक साथ हो। ठीक है, आप प्रॉफिट्स को इग्नोर कर रहे हैं और फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए आप कुछ रिजर्व्स, प्रोविजंस, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट्स करके रख रहे हैं, तो वो होगा आपका कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देखिए। मैम नंबर 1, जी सर बोलिए। मैम ये पूछ रहा था कि अगर लॉस के लिए कुछ एक्स्ट्रा रखते हैं तो वो तो जी हमारा प्रॉफिट में से कुछ घटेगा ही हम हर साल। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल घटेगा, क्योंकि अब देखिए ना, जो हमारे पास टोटल प्रॉफिट अवेलेबल होगा उसी में से तो प्रोविजन बनाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आगे पूछिए। जी हो गया मैम। अच्छा ठीक है सर, ये जो प्रोविजंस और रिजर्व्स का जो हम पैसा निकालते हैं ना, ये आउट ऑफ प्रॉफिट ही निकलता है। ठीक है, जी तो अब इसका जो नहीं मैम, एक्चुअली क्या था ना मैम, जी जी बोलिए। मेरे पूछने का मकसद ये था कि जैसे बैंक अपने
पे भी provision करती है, तो वो कंजर्वेटिव माइंडसेट है क्या? सर एक तो क्या है ना, थोड़ा सा ना आपकी जो वॉइस है वो क्रैक हो जाती है, तो वो आपका क्वेश्चन मतलब समझ नहीं पाती मैं ना, मतलब नहीं, आप एक्चुअली क्या मैं ये जी पूछना बोलिए। चाह रहा था जी कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बैंक जैसे स्टैंडर्ड एसेट्स पे भी प्रोविजन करती है, जी, तो क्या वो कंजर्वेटिव माइंडसेट है क्या? एसेट्स पे अगर वो प्रोविजन करती है, हाँ, वो स्टैंडर्ड मतलब एसेट्स पे। किस पर्पस के लिए करती है सर? क्योंकि एक्चुअली थोड़ा क्या है बैंक की कि वर्किंग मुझे फ्यूचर पता नहीं है, आप बताइए। एक्चुअली सर का कहना एक्चुअली है क्या है कि ना कि जी बोलिए, बोलिए बोलिए सर। मैं ये कह रहा था हम्म, कि जब भी हम कोई एडवांस करते हैं, लोन देते हैं किसी जी कस्टमर जी को, तो जी फ्यूचर में हो सकता है उसकी रिकवरी हमारी ना हो। जी बिल्कुल। तो बैंक पहले से ही क्या करती है कि हर तरह के एडवांस पे कुछ ना कुछ प्रोविजन करके रखती है। तो जी क्या जी ये कंजर्वेटिव माइंडसेट है? बिल्कुल सर, क्योंकि फ्यूचर में होने वाले लॉस के लिए, जो कि ऐसा नहीं कि 100% होगा, फ्यूचर में होने वाले पॉसिबल लॉस के लिए अगर आप कुछ भी अरेंजमेंट कर रहे हैं तो वो आपका कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म है। ठीक है सर, चलिए। तो जो हमारे ओके मैम। एप्लीकेशन का जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, इसका एक तरह से कंजर्वेटिज्म के जो एग्जांपल्स है वो क्या है, प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स का मतलब समझते हैं, जहां से पैसा आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, वो आप इसमें जो बैंक के जो एडवांसेस हैं वो भी आप इसमें ले सकते हैं, इसकी कैटेगरी में ले सकते हैं। जो नॉर्मल बिजनेस के जो क्रेडिटर्स होते हैं उसको भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, और दूसरा दूसरा जो एप्लीकेशन है इसका वो है मैम क्रिएशन ऑफ। मैम जी सर बोलिए। मुझे क्या लगता है डाउटफुल एसेट्स में तो आने का कोई चांस ही नहीं रहता है। डाउटफुल डेट्स में अगर कोई डाउट, हाँ, आने का तो बिल्कुल चांस ही नहीं है रिकवरी। हाँ सर देखिए, मतलब होता तो है, लेकिन फिर भी हम जब तक वो चीज डिक्लेयर नहीं हो जाती है, जब तक वो चीज फाइनल नहीं हो जाती, हम लोग उसको फिर नॉर्म एकदम से हम उसको बैड डेट्स भी नहीं मान सकते ना, बिना मतलब बिना किसी, सपोज जब तक आप उसको नोटिस नहीं भेजेंगे और वो उधर से बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाएगा कि नहीं आना है, तो ये तो सर आप बेस्ड ऑन जो आपका जो एक्सपीरियंस है उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि क्या होता है, जनरली जो डाउटफुल होता है वो आता ही नहीं है। वो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन बिजनेस में क्या होता है कि जब तक वो चीज प्रूफ नहीं हो जाएगी तब तक आप उसको मतलब ये मान के चलेंगे कि भाई आ भी सकता है नहीं भी, और जब हमें फाइनल हो जाएगा कि नहीं आएगा तो हम उसको कन्वर्ट कर देंगे बैड डेट्स में। एक्चुअली बैंक बंद ठीक है भी नहीं करती डाउटफुल एसेट्स को। ओटीएस जी में डालता है, सर। ओटीएस में ओटीएस के जी लिए सर। नोटिस जाते हैं मैम फिर ये बार से बार। जो भी है जी बंद होती जी नहीं है बिल्कुल। वो मैम D1 D2 D3 करके। जी 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 बिल्कुल, वो उसकी कैटेगरीज होती हैं, वो नोटिस पीरियड वगैरह सब भेजते हैं तो अकॉर्डिंगली फिर वो होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है क्रिएशन ऑफ कंटिंजेंसी रिजर्व्स। कंटिंजेंसी रिजर्व्स मतलब कि हम लोग क्या करते हैं फ्यूचर के लिए, देखिए प्रोविजन जो है वो तो स्पेशली होता है किसी खर्चे का मान के, कि भाई ये चीज हमारे साथ, जैसे डाउटफुल डेट्स हमारे साथ हो सकते हैं, उसके लिए प्रोविजन बना लिया। एक होता है रिजर्व। रिजर्व में हम लोग क्या करते हैं, कुछ तो आपके स्टैट्यूटरी रिजर्व्स होते हैं जिसमें कि गवर्नमेंट या जो भी आपकी अथॉरिटी होती है ऊपर, जैसे कि बैंकिंग के केस में आपके आरबीआई हो गया, या फिर आपके आरबीआई सेबी या गवर्नमेंट, तो ये लोग के कुछ प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं कि भाई आपको गाइडलाइंस होती है कि आपको इतना परसेंट पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर रिजर्व में, आपको 5% आपको इस रिजर्व स्टैट्यूटरी रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करना है, या इतना परसेंट आपको कैपिटल रिजर्व के अंदर करना है। तो इस तरह से उनकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है, कुछ कंटिजेंसी रिजर्व्स बनाने होते हैं। कंटिजेंसी मतलब किसी भी, अब यहाँ पर नाम लेके नहीं करते हम कि इस पर्टिकुलर काम के लिए हो रहा है ये। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो है इसका वो है वैल्यू ऑफ स्टॉक इन हैंड। देखिए इसके लिए, अच्छा इस मैम, पॉइंट के लिए मैम क्या बोलिए। मैम एक मिनट, जी एक मिनट। था ऊपर जाइए ना। जी, आपने ये जो बताया है क्रिएशन ऑफ, क्या कंटिजेंसी था ये? रिजर्व्स। हाँ, क्रिएशन ऑफ कंटीजेंसी रिजर्व, और ऊपर एक आपने बताया था कंटीजेंट प्रोविजन, लायबिलिटी के लिए। जी सर जी। हाँ, प्रोविजन करते, इस दोनों में डिफरेंस क्या है फिर? सर कंटिजेंट लायबिलिटी का मतलब हो गया कि एक ऐसी लायबिलिटी जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, मतलब वो हमारी लायबिलिटी बन भी सकती है
और और नहीं भी हो बन सकती, सकती है। करेक्ट, जी, यहाँ पर कंटिजेंसी रिजर्व्स का मतलब है बिल्कुल। कि तो हम फ्यूचर में होने वाले कोई भी ऐसी चीज, जैसे होता है ना कि जैसे हम बोलते हैं इमरजेंसी फंड, कि अब हम लोग क्या तो करते हैं क्या हम हमेशा ये अपने कह अकाउंट में सकते या हैं, अपने, जी एक मिनट, बताइए सर। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि कंटीजेंट लायबिलिटी जो है किसी स्पेशली पर्पस के लिए रखा जाता है, और कंटीजेंसी जो रिजर्व जो है सो किसी भी लॉसेस को, जी जी सर बिल्कुल, हाँ देखिए बोलिए ना। जो कंटिजेंट लायबिलिटी है वो स्पेसिफिक होता है थोड़ा, क्योंकि वहां पर आपको मेंशन करना पड़ता है कि किस लायबिलिटी के बारे में बात हो रही है। लेकिन कंटिजेंसी रिजर्व जो है वो आपके जैसे स्टैट्यूटरी रिजर्व्स के अलावा जो और रिजर्व्स है जिसको आप किसी भी पर्पस के लिए फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। और अगर वो सपोज कोई जरूरत ही नहीं पड़ी तो हम क्या करते हैं, इन रिजर्व्स को क्या कर लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इनका कंसोलिडेशन करके इस पैसे को विड्रॉ करके किसी और पर्पस में भी फिर यूज किया जा सकता है, या और कुछ नहीं तो फिर हम जो शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हीं को बांट देते हैं ये रिजर्व्स। ठीक है, बट वो अलग सर्कमस्टांसेस होते हैं, वो हम कंपनी अकाउंट्स में थोड़ा बहुत उसका आइडिया लेंगे। ठीक है, देखिए ये जो अच्छा, थर्ड, कंटीजेंट मैम मैम जी मैम बोलिए। मैम एक मिनट, अगर जी कंटीजेंट लायबिलिटी में मान लीजिए मैं कंपनी केस जीत जाती है जी और उसे प्रॉफिट हो जाता है, तो वो उस पैसे को क्या करती है फिर, कंसोलिडेट करके सर, फिर फिर उस दूसरे पर्पस प्रोविजन में को, लगा देती है। अगर अगर बाय चांस उनकी फिर कोई और लायबिलिटी क्रिएट होती है या कुछ और होता है तो वो वहां पे चला जाता है। अदरवाइज इनको फिर विड्रॉ भी कर, मतलब उनको राइट ऑफ करके खत्म करके और फिर उस पैसे को, जैसे रिजर्व्स का तो क्या होता है जनरली उनको क्या करते हैं कैपिटल में कन्वर्ट कर देते हैं, शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर देते हैं, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं ना उनको फ्री में शेयर्स बांट देते हैं, तो इस तरह का सिस्टम करते हैं रिजर्व्स में। तो प्रोविजंस में फिर दूसरे तरीके होते हैं कि उसको पैसे को वहां से विड्रॉ करके या तो किसी और सेम नेचर के पर्पस में डाल सकते हैं, अदरवाइज विड्रॉ करके उससे कुछ और भी काम किया जा सकता है। ठीक है, वो मैडम कंपनी के अपने रूल्स होते हैं। मैम इसके कोई एग्जांपल जैसे P&L फॉर्म में या बैलेंस शीट फॉर्म में अगर आप बता दें ताकि जिसमें हो सर रिजल्ट। ये जो है ना अभी हम लोग ये अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, जब न्यूमेरिकल में जाएंगे सर तो फिर वहां पे बहुत सारी आप लोगों को बैलेंस शीट्स वगैरह देखने को मिलेगी, वहां पर मैं आपको या हम एक और काम करेंगे जो कि मैं हमेशा करती हूँ हर बैच में, कि हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट गूगल से कोई भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनकी बैलेंस शीट उठा के उसको रीड आउट करते हैं, जिससे कि हमें वही प्रैक्टिकल नेचर के कुछ एग्जांपल्स मिले। तो वो मैं जी बिल्कुल करवाऊंगी सर। ये हमारा थ्योरी का जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा तो उसके बाद थोड़ा सा हम अंडरस्टैंडिंग हमारी क्लियर हो जाए, थोड़ा सा लेजर ट्रायल बैलेंस और ये सब चीजों को समझ के जैसे ही हम फाइनल अकाउंट पे आएंगे तो फिर मैं डायरेक्टली आपको जो एक्चुअल जो बैलेंस शीट्स होती हैं उनसे ही मैं आप लोगों को, स्पेशली रेशियोज वगैरह तो मैं उसी से कराती हूँ। ठीक है, तो वो बिल्कुल करेंगे सर, वहां से आप लोगों को आइडिया होगा कि कैसे हम लोगों को इनको देखना है, कैसे कंपेयर करना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए। मैडम जी सर मैडम बोलिए। जी ये बोलिए। जो कंटीजेंसी रिजर्व है ये जी कोई स्टैंडर्डाइज परसेंटेज में तो नहीं रहता ना कि इतना मतलब नहीं मिनिमम सर, इतना डिपेंड रहना। करता है, डिपेंड करता है, क्योंकि हर कंपनी का, जैसे बैंक के अपने स्टैट्यूटरी रिजर्व जो है उनकी परसेंटेज अलग है, जैसे ये आपके CRR SLR वगैरह कंपनीज के अपने अलग होते हैं, तो कुछ फिक्स परसेंटेज नहीं है, कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट में बता देती हूँ, 2 पॉइंट बचे हमारे। देखिए वैल्यू, यहाँ पर पहले आप एक चीज समझ लीजिए क्या होता है, जो भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है ना उसको हम लोग मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस, इन दोनों में से जो भी लोअर होता है उस प्राइस के ऊपर हम अपने क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं। ठीक है, उसका रीजन यही होता है कि हम क्या मानकर चलते हैं कि क्या पता हमारा, अब क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या हो गया, आपके हाथ में फिनिश स्टॉक रखा हुआ है, अब ये जो फिनिश स्टॉक है जरूरी नहीं, आपको नहीं पता कि आपको किस प्राइस पे इसको बेचना पड़ जाए, क्या पता कुछ ऐसे क्राइसिस आ जाए कि आपको बहुत ही कम पैसों में इसको बेचना पड़े। तो हम क्या करते हैं, इसलिए मिनिमम वाला हमेशा लेकर चलते हैं कि मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है, अगर मार्केट में कम वैल्यू चल रही है तो हम कम वैल्यू पे चार्ज करेंगे, फिर हम ये नहीं देखेंगे हमारा बनाने में कितना खर्चा आया, और अगर हमारा कॉस्ट प्राइस कम है मार्केट वैल्यू ज्यादा है तो कॉस्ट प्राइस पे चार्ज करेंगे। तो ये भी इसीलिए होता है ड्यू टू कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, कि जो भी हमारा वैल्यू ऑफ द स्टॉक इन हैंड होता है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक जो होता है फिनिश गुड्स की वो यूनिट्स जो कि हमने बनाई लेकिन बिकी नहीं एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, 31 मार्च तक वो नहीं बिकी और हम बैलेंस शीट बना रहे हैं तो हमारे पास ये जो स्टॉक है वो बच गया है। ठीक है,
तो अब इस स्टॉक का जो वैल्यूएशन होता है वो लोअर ऑफ दी कॉस्ट और मार्केट वैल्यू होता है। अगर मार्केट वैल्यू कम है तो मार्केट वैल्यू का रेट लिख देंगे, अगर कॉस्ट मार्केट वैल्यू ज्यादा है तो कॉस्ट प्राइस पे लिख देंगे। ठीक है, मतलब मिनिमम वाला, सबसे मिनिमम वाला लेकर चलते हैं, जिससे कि मतलब एक तरह से हम पॉसिबल जो अगर लॉस हो सकता है या कम वैल्यू पे वो बिक सकता है तो उसको भी हम कंसीडर करते हुए चलते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, ये अब इतना यूज में नहीं है, मैं बता देती हूँ। वैसे एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी होती है, ये जनरली पार्टनरशिप वगैरह के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। तो क्या होता है, जितने भी मेंबर्स होते हैं तो वो एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी लेके रखते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसको हम हमेशा बैलेंस शीट में एसेट साइड में सरेंडर वैल्यू के ऊपर दिखाते हैं, मतलब उसका जो सरेंडर वैल्यू है वो कितना होगा। हालांकि ये जो पॉइंट है ये अब इतना रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि ये चीजों का रेलेवेंस अब खत्म हो गया है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो जो पार्टनरशिप है अब उसका भी नया फॉर्म आ गया LLP वाला, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप करके। तो ये इतना रेलेवेंट नहीं है पॉइंट, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हमारा जो इस चैप्टर में बचा है वो कंसिस्टेंसी बचा है, और गोइंग कंसर्न में आप लोगों को करा चुकी हूँ, तो इसको भी मैं करा ही देती हूँ, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कल फिर हम नेक्स्ट चैप्टर ही कर लेंगे। देखिए, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी क्या होता है, प्लीज ध्यान से समझिएगा, हो सकता है ओवरलोड हो गया इस समय पे। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट का सिर्फ एक मतलब होता है कि आपने एक बार जिस मेथड को आपने सिलेक्ट कर लिया फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग पर्पस, तो आपको उस मेथड को रेगुलरली फॉलो करना है फ्यूचर में भी। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन है, उसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं, सपोज एक है SLM और एक है WDV। जनरली ये दो होते हैं, वैसे और भी बहुत सारे होते हैं। आपने क्या किया, पहले साल डेप्रिसिएशन निकाला SLM मेथड से, सेकेंड ईयर WDV, थर्ड ईयर फिर SLM लगा दिया, फोर्थ ईयर फिर WDV लगा दिया, फिफ्थ ईयर में कोई नया ही मेथड लगा दिया। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको, अगर आपने एक बार SLM को अडॉप्ट कर लिया है तो आप क्या करेंगे, आप उसी पे स्टिक रहेंगे और रेगुलरली फ्यूचर में भी आप उसको फॉलो करेंगे। और बाय चांस, अब इसका मतलब ये भी नहीं कि कभी चेंज ही नहीं कर सकते, आप बिल्कुल स्विच कर सकते हो। लेकिन स्विच करने का मतलब ये है कि ठीक है 2-3 साल ये फॉलो किया, कुछ गड़बड़ लगी तो इस पे स्विच कर दिया, तो फिर आप इसको फॉलो करना है। समझ पा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि एक बार अगर जिंदगी में कोई अडॉप्ट कर, वो आपने मेथड अडॉप्ट कर लिया तो हमेशा वही करना है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आज इस साल ये वाला, दूसरे साल दूसरा, तीसरे साल तीसरा, ऐसा भी नहीं करना है। तो कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी क्या कहता है कि आपने जिस मेथड को, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग पर्पस के लिए जिस मेथड को आपने अडॉप्ट कर लिया, उसको आप रेगुलरली फ्यूचर में भी फॉलो करेंगे। हाँ, अगर बाय चांस आपको जरूरत पड़ती है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको उसका इम्पैक्ट बताना पड़ेगा। ठीक है, डिस्क्लोज करना पड़ेगा सेपरेटली अंडर फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन। ठीक है, हो सकता है थोड़े बहुत डाउट्स जो हैं वो रह गए हों आपके मतलब इस चैप्टर के अंदर, तो बिल्कुल हम उनको कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, फ्यूचर क्लासेस में। तो अभी वैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसमें बीच बीच में ये सब चीजें आती रहेंगी। ठीक है, और फिर भी डाउट रह जाएंगे तो रिवीजन वगैरह तो करेंगे, वहां पे कवर हो जाएंगे। मैम, जी सर बोलिए। मैम इसमें कुछ क्वेश्चन वगैरह नहीं है क्या? सर इसमें क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चंस हैं, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं कल ही करा दूंगी, अदरवाइज तो मैं थोड़ा सा रुक के कराना